सोचिए, अगर किसी का दिमाग जो उसकी पूरी पहचान का केंद्र है वही धीरे धीरे उसे धोखा देने लगे तो क्या होगा जब वो शख्सियत जो किसी इंसान को वो बनाती है जो वो है एक एक करके बिखरने लगे। आज हम एक ऐसी ही बीमारी की गहराइयों में उतरेंगे। नाम है फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। ये वो हालत है जो सिर्फ याददाश्त पर नहीं बल्कि इंसान के वजूद पर हमला करती है। ये शब्द ये सिर्फ एक परिवार का दर्द बयान नहीं कर रहे हैं। ये उस गहरी उलझन और बेबसी की आवाज़ है जो तब पैदा होती है जब आंखों के सामने कोई अपना, कोई जाना पहचाना इंसान धीरे धीरे एक अजनबी में तब्दील हो जाता है। चलिए एक मंजर की कल्पना करते हैं। एक 58 साल के अपनी फील्ड के जाने माने प्रोफेशनल, अपनी समझदारी अपने सामाजिक व्यवहार के लिए मशहूर, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। वो भावनात्मक रूप से बिल्कुल सपाट हो चुके हैं। सामाजिक शर्म लिहाज जैसे ये शब्द उनके लिए बेमानी हो गए हैं। हर चीज के प्रति एक अजीब सी उदासीनता। परिवार परेशान है, हताश है, उन्हें जवाब चाहिए। आखिर इस खौफनाक बदलाव के पीछे की वजह क्या है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इंसान के वजूद के कमांड सेंटर में उतरना होगा, दिमाग के उस हिस्से में जो हमें हम बनाता है, हमारा फ्रंटल और टेम्पोरल लोब। बिल्कुल, फ्रंटल लोब को दिमाग का सीईओ ही समझिए। जैसे एक सीईओ कंपनी के बड़े फैसले लेता है, प्लानिंग करता है और कंपनी का चेहरा दुनिया के सामने रखता है, ठीक वैसे ही हमारा फ्रंटल लोब हमारी शख्सियत, हमारे फैसलों और हमारे सामाजिक आचरण को कंट्रोल करता है। ये वही हिस्सा है जिसके बारे में आप सबने न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ा ही है। ये लोब्स मिलकर हमारी पहचान का कैनवस बनाते हैं। दूसरों के लिए सहानुभूति महसूस करने से लेकर अपने गुस्से या आवेग पर काबू पाने तक सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। जब ये सेंटर ठीक से काम कर रहा है तो हम एक सामान्य सामाजिक जीवन जी पाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब इस कमांड सेंटर में ही खराबी आ जाए तो क्या होगा? और यही होता है, इस कमांड सेंटर पर एक खामोश दुश्मन हमला कर देता है। एक ऐसा हमला जो बाहर से दिखाई नहीं देता, जो अपनी जंग कोशिकाओं के स्तर पर चुपचाप शुरू करता है। यहीं से न्यूरो डिजेनरेशन का स्याह अध्याय शुरू होता है। इस दुश्मन का वैज्ञानिक नाम है FTLD, यानी फ्रंटोटेम्पोरल लोबर डिजेनरेशन। ध्यान दीजिए, ये कोई एक बीमारी नहीं बल्कि बीमारियों का एक पूरा परिवार है जिनका एक ही मकसद है, दिमाग के CEO और उसकी टीम यानी न्यूरॉन्स को एक एक करके खत्म कर देना। तो जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें अलग अलग तरह के अपराधी नजर आते हैं। लगभग 2/3 मामलों के पीछे FTDU या FLD जैसी स्थितियां हैं। वहीं करीब 25% मामलों में पिग्स डिजीज जिम्मेदार है, जिसमें टाउ प्रोटीन के गुच्छे मिलते हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि ये दुश्मन कई अलग अलग नकाब पहनकर हमला करता है। तो अब एक बहुत जरूरी सवाल, ये अल्जाइमर से कैसे अलग है? देखिए, FTD दिमाग के अगले हिस्से यानी CEO के ऑफिस पर हमला करता है, इसलिए शख्सियत और व्यवहार सबसे पहले बदलते हैं। वहीं अल्जाइमर दिमाग के पिछले हिस्सों जहां यादों की फाइलें रखी हैं वहां हमला करता है, इसलिए वहां याददाश्त और रास्तों की पहचान पहले जाती है। दोनों में शामिल प्रोटीन भी अलग हैं और ये फर्क जानना बेहद बेहद जरूरी है। तो चलिए अब इस अंदरूनी जंग को बाहर की दुनिया से जोड़ते हैं। देखते हैं कि दिमाग के अंदर चल रही ये तबाही मरीज के व्यवहार में उन लक्षणों को कैसे पैदा करती है जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। और यहाँ एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। FTD अक्सर 50 से 60 की उम्र के बीच हमला करता है, एक ऐसी उम्र जब लोग अपने करियर और जीवन के शिखर पर होते हैं। ये इसे बुजुर्गों में होने वाले अल्जाइमर से बिल्कुल अलग करता है। जी हाँ, ये एक प्री सेनाइल डिमेंशिया है। ये है लुंड मैनचेस्टर क्राइटेरिया, इस बीमारी के क्लासिक सुराग। मरीज का अपनी बीमारी से पूरी तरह बेखबर होना, सामाजिक व्यवहार का बिगड़ जाना, भावनात्मक शून्यता, ये सब सीधे तौर पर फ्रंटल लोब के डैमेज होने का नतीजा है। ये सिर्फ लक्षण नहीं, ये दिमाग के CEO के फेल होने के पक्के सबूत हैं। और अब एक ऐसा नाम जिसे याद रखना बहुत जरूरी है, पेमा सिंड्रोम। ये FTD के एडवांस स्टेज का एक क्लासिक संकेत है। P से पहली ले लिया यानी शब्दों को बार बार दोहराना, E से एकोलेलिया यानी सुनी हुई बातों को दोहराना, M से म्यूटिज्म यानी एकदम चुप हो जाना और A से अमीमिया यानी चेहरे से भावों का गायब हो जाना। पेमा सिंड्रोम। तो अब हमारे पास सुराग हैं। एक क्लिनिशियन का काम इन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर सही तस्वीर बनाना है, सही निदान तक पहुंचना है।
और ये काम किसी जासूसी से कम नहीं है। सवाल ये है कि हम इस अदृश्य दुश्मन की पहचान करते कैसे हैं? हमारे पास वो कौन से औजार हैं जो इस पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करते हैं? सबसे पहले तो हमें दिमाग के अंदर झांकना होता है, जिसके लिए हम सीटी या एमआरआई जैसे स्ट्रक्चरल स्कैन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें फ्रंटल और टेम्पोरल लोब्स में सिकुड़न यानी एट्रोफी दिखा सकते हैं। स्पेक्ट या पीईटी जैसे फंक्शनल स्कैन बताते हैं कि दिमाग के इन हिस्सों में मेटाबॉलिज्म कम हो गया है। और फिर ईईजी और सीएसएफ बायोमार्कर्स हमें और गहरी जानकारी देते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी सुराग मिलता है। अल्जाइमर की शुरुआती स्टेज में ईईजी में अक्सर गड़बड़ी दिखती है, लेकिन एफटीडी में जब मरीज में साफ साफ लक्षण दिख रहे होते हैं तब भी ईईजी बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। ये एक नेगेटिव सबूत है जो अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। अगर हम दिमाग के पानी यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जांच करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। एफटीडी और अल्जाइमर में बायोमार्कर्स का पैटर्न अलग-अलग होता है। जहां अल्जाइमर में एमिलॉइड बीटा 42 का स्तर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, एफटीडी में ऐसा नहीं होता। ये अंतर डायग्नोसिस में काफ़ी मदद करता है। तो पहेली सुलझ चुकी है, दुश्मन की पहचान हो गई है, लेकिन अब आगे क्या? अब ध्यान इलाज और देखभाल पर है, एक ऐसा मोड़ जहां विज्ञान और इंसानियत का संगम होता है। ये इस कहानी का सबसे मुश्किल सच है कि हम इस बीमारी को रोक नहीं सकते, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन यहीं पर एक डॉक्टर की, एक इंसान की असली भूमिका शुरू होती है। जब क्योर मुमकिन ना हो तो केयर ही सबसे बड़ा इलाज बन जाती है। मैनेजमेंट का सबसे पहला और सबसे अहम कदम है परिवार को सहारा देना, उन्हें इस बीमारी के बारे में शिक्षित करना, उन्हें ये समझाना कि ये अजीब व्यवहार मरीज का नहीं, बीमारी का है। इसके अलावा मरीज के लिए एक तय दिनचर्या, जिसे रूटीनाइजिंग थेरेपी कहते हैं, बहुत मददगार साबित हो सकती है। और ये एक बेहद ज़रूरी क्लिनिकल पॉइंट है जिसे कभी नहीं भूलना है। एसएसआरआईज जैसी सेरोटोनिन पर काम करने वाली दवाइयाँ कुछ व्यवहार संबंधी लक्षणों को काबू करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन अल्जाइमर में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ जैसे एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स एफटीडी में न सिर्फ बेअसर हैं बल्कि मरीज की बेचैनी को और बढ़ा सकती हैं। ये एक गोल्डन रूल है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये सिर्फ न्यूरो डीजेनरेशन की कहानी नहीं है, ये इंसानियत, सहानुभूति और एक चिकित्सक के फर्ज की कहानी है। जब किसी का दिमागी सीईओ काम करना बंद कर दे तो हमारा काम सिर्फ दवाइयाँ लिखना नहीं रह जाता। हमारा काम है उस इंसान की जिंदगी में संरचना लाना, उसके परिवार को सहानुभूति देना और उस मरीज को सम्मान प्रदान करना। यही सबसे बड़ी चुनौती है और यही सबसे बड़ा अवसर भी।